हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 3D सीरीज़ एलिमेंट्स, 3D सीरीज़ में जो सारे एलिमेंट्स आएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, ये सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखे थे। और फिर उसके बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्कैंडियम है तो उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 1, टिटानियम में तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 2, वैनेडियम 3, क्रोमियम 6, मैग्नीज 5। अब मैग्नीज के आगे जैसे जैसे हम जाएंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, 4 3 2 1। जिंक को क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। तो ये चीज़ों का आगे हम यूज़ करने वाले हैं, इसके लिए इसको ऑलरेडी हमने पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था। अभी नई हम प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू द डी ब्लॉक एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे फोकस किया स्कैंडियम से लेकर जिंक के सारे एलिमेंट्स का, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर देखेंगे जनरली सारे एलिमेंट्स का, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अंदर लास्ट के 2 शेल के ऊपर फोकस करेंगे। तो लास्ट वाले सारे एलिमेंट्स की लास्ट शेल कौन से है, एक 4s है और उसके बाद वाली शेल कौन सी है, 3D सब शेल है। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट किसको बोलेंगे, टेंडेंसी टू लॉस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको भी ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे। या फिर कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मेटेलिक बॉन्ड या कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड वो रिस्पेक्टिव एलिमेंट बना सकता है, ये इसकी कैपेसिटी को हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपेबल टू लॉस द इलेक्ट्रॉन, इसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे। एक स्टेटमेंट तो आपने जनरली सुनी होंगी ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में, कि जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट शोज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और उसका रीज़न एक ये है कि 4s में के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे अगेन हम फोकस करेंगे। तो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के स्टार्टिंग फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हमको 4s सबशेल और 3D सबशेल मिलेंगे। अब एस सबशेल में के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं 4s2, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को वो एलिमेंट कैपेबल है लॉस करने के लिए। और दूसरी बात, 4s सबशेल के बाद जो 3D सबशेल आएंगी जिसमें सक्सेसिवली एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है, जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे ऐड होते चला जा रहा है। तो एक तो 4s में के दोनों इलेक्ट्रॉन वो कैपेबल है लॉस करने को, और दूसरी बात जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगा तो एस सबशेल की और 3D सबशेल की एनर्जी यहाँ पर क्या है, बहुत क्लोज है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं। 4s सबशेल और 3D सबशेल की एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने की वजह से क्या है, वो कैपेबल है 3D सबशेल में के भी इलेक्ट्रॉन लॉस करने को। और यही एक वजह है कि ट्रांजिशन एलिमेंट एस सबशेल में के इलेक्ट्रॉन और 3D सबशेल में के डी सबशेल में के भी इलेक्ट्रॉन क्या है, कैपेबल है टू इन्वॉल्व दिस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। यानी कि एस सबशेल में के भी इलेक्ट्रॉन और डी सबशेल में के भी इलेक्ट्रॉन क्या है, इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग में। और यही एक वजह है कि जिसकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो क्यों करेगा, क्योंकि डी सबशेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। और फिर टेंडेंसी टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड, टेंडेंसी टू फॉर्म द केमिकल बॉन्ड इज ऑल्सो इंक्रीजेस एज द एटॉमिक नंबर increases and therefore tendency to shows the maximum oxidation state is also increases। ठीक है, और दूसरी बात नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रॉपर्टी के ऊपर इफेक्ट करेंगे। ठीक है, जनरली अगर हम क्रोमियम तक के देखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम, तो जैसे जैसे स्कैंडियम से टिटानियम, टिटानियम से वैनेडियम, वैनेडियम से क्रोमियम की तरफ हम जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। और इसकी वजह से टेंडेंसी टू शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, टेंडेंसी टू शो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑल्सो इंक्रीजेस। अब देखो स्कैंडियम पहले एलिमेंट की तरफ आएंगे, स्कैंडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है,
4s2 3d1, 4s2 3d1। सबसे पहले तो सबसे लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट की, और सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। तो सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर अगर फोकस करेंगे तो हमको 4s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। एक्सेप्शनल क्या है, सिर्फ क्रोमियम है जिसमें एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मिलेगा, और उसमें वहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 4s1 मिलेंगे। अभी हमने डिस्कस किया कि एस सबशेल और डी सबशेल दोनों सबशेल में के इलेक्ट्रॉन कैपेबल है टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि कैपेबल है कैपेबल टू लॉस दिस इलेक्ट्रॉन, ये बोलेंगे तो भी चलेगा। तो उस हिसाब से ये 4s इलेक्ट्रॉन के केस में ये s ऑर्बिटल में का एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस होगा तो वो रिस्पेक्टिव एलिमेंट पे क्या आएगा, +1 चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक प्लस चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 प्लस चार्ज आएंगे। तो इस हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक प्लस चार्ज आएगा, यानी कि वो एलिमेंट के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, वो एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगी, +1। 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो 2 प्लस चार्ज आएगा, मीनिंग क्या होगा कि वो रिस्पेक्टिव एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। यानी कि लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट की तो ये 4s सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और वो एक इलेक्ट्रॉन कैपेबल है लॉस होने के लिए, यानी कि सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे ट्रांजिशन एलिमेंट की, +1। लेकिन ये केस सबके लिए कॉमन नहीं है, सबके लिए कॉमन वाली केस कौन सी है, 4s2 वाली, यानी कि सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल के 4s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और वो एलिमेंट वो s सबशेल में के दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, यानी कि सारे एलिमेंट्स की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएंगी, +2। s और s सबशेल में के इलेक्ट्रॉन तो सारे एलिमेंट कैपेबल है लॉस करने के लिए, यानी कि सारे एलिमेंट्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएंगी, +2। और +2 के बाद फिर अगेन वो कौन कौन से अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ये डिपेंड करता है कि डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो स्कैंडियम में देखेंगे 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए कैपेबल है, यानी कि स्कैंडियम की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगी, फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगी, +2। लेकिन 3d सबशेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, और वो भी वो कैपेबल है कि उसको वो लॉस कर सकता है, यानी कि स्कैंडियम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट का शो करेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम +2 और एंड किससे होगा, अगेन वो तीसरा भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, यानी कि +3 भी शो करता है। और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी होंगी, +3, क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद एस सबशेल भी एम्प्टी हो जाएंगी और डी सबशेल भी एम्प्टी हो जाएंगी। और ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एम्प्टी सबशेल क्या होंगी, मोर स्टेबल होंगी। इस हिसाब से स्कैंडियम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, +2 भी और +3 भी। अब आगे देखो, जैसे स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन पहले +2 थी, उसका रीज़न था कि एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और एस सबशेल में के दोनों इलेक्ट्रॉन वो कैपेबल है लॉस करने के लिए, इसकी वजह से स्कैंडियम की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, +2। और उसके बाद डी सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन था, और वो भी वो लॉस कर सकते हैं, इसकी वजह से क्या हो गई, +3। तो आप स्कैंडियम से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्रोमियम तक, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे डी सबशेल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने वाला है, तो वैसे वैसे टेंडेंसी टू शो द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे, इंक्रीजेस। तो उस हिसाब से स्कैंडियम +2 +3 शो करेगा। फिर टिटैनियम क्या है, एस सबशेल में के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2, और कैपेबल है ये डी सबशेल में के दोनों इलेक्ट्रॉन भी वो धीरे धीरे लॉस कर सकता है, यानी कि पहले 2 लॉस करेंगे तो +2 आएगा, फिर डी में का 1 लॉस कभी करेंगे तो +3, फिर और वो वाला भी लॉस कर देगा। ये चारों इलेक्ट्रॉन अगर उसने लॉस कर दिया तो टिटानियम के ऊपर क्या आएगा, +4 चार्ज आएगा, और ये +4 क्या है, उसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4। अब देखो ये +3 शो कर रहा था, ये +4 बढ़ गई ना ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टार्ट होगी +2 से, कितने शो करेंगे, +2 +3 +4। ये क्या शो कर रहा था स्कैंडियम, +2 +3, ये +2 +3 +4। वैसे ही वैनेडियम कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में बढ़ रहा है, तो एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की कैपेसिटी क्या हुई, कैपेबिलिटी बढ़ जाएंगी। 2 पहले लॉस करेंगे सबशेल में के क्या आएंगे, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2, उसके बाद इसमें से अगर एक लॉस करता है तो +3, दूसरा लॉस करेंगे तो +4, चौथा लॉस करेंगे तो क्या होगा, +5, यानी कि ये पाँचों इलेक्ट्रॉन ये भी लॉस कर सकता है। वैनेडियम क्या शो करेगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा।
देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे वैसे वैसे कैपेबिलिटी टू शो द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीजेस। तो ये इसके ऑक्सीडेशन स्टेट स्टार्ट होंगे वैनेडियम के +2 +3 +4 +5। क्रोमियम +1 से स्टार्ट होगा क्योंकि इस सबशेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद डी सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी बोलेंगे तो भी चलेगा क्योंकि +1 1 इलेक्ट्रॉन है इस सबशेल में से लॉस करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मिलेगा 3d5 और हाफ फील्ड सबशेल मोर स्टेबल है। तो स्टार्ट फ्रॉम +1 अब +1 शो करने के बाद बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 5, पाँचों भी लॉस कर सकता है, +1 +2 +3 +4 +5 एंड +6। यानी कि क्रोमियम क्या है +1 से लेके +6 तक के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। वैसे ही मैग्नीज स्टार्टिंग फ्रॉम +2 तो फाइनली क्या है +7 तक। और मैग्नीज की मैग्नीज की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में तो आपने बहुत सारी जगह पे पढ़ा भी होगा और प्रैक्टिकली भी हमने उसको ऑब्जर्व किया है कि पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 का जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो वहाँ पर क्या है मैग्नीज 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको देखने को मिलेगा, +2 में भी देखने को मिलेगा और +7 में भी मिलेगा। तो मैग्नीज क्या है कैपेबल है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टार्ट होंगे +2 से, तो फाइनली ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगी +7। तो जनरली अगर जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट किसने पूछा आपसे कि ट्रांजिशन एलिमेंट की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है तो कॉमन +2 है और स्टार्ट लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +7 है। अब मैग्नीज से आगे जाएंगे ना तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो कैपेबिलिटी टू शो द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिक्रीजेस एंड रीजन इज दैट डिक्रीजिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि मैग्नीज के आगे हम जैसे जाएंगे Fe से, आयरन से आगे कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे कम होते जाएंगे और यही एक वजह है कि जिसकी वजह से कैपेबिलिटी टू शो द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे मैग्नीज +7 बता रहा था तो अब आप ऐसे सोचेंगे कि मैं आयरन +8 बताएंगा, तो ऐसा नहीं है। मैग्नीज के बाद पेयरिंग स्टार्ट होने की वजह से, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होने की वजह से कैपेबिलिटी टू शो द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑल्सो डिक्रीजेस। और उसके बाद फिर प्लस अगेन क्या है रिवर्स आएंगे कंडीशन, आयरन +6 शो करेंगे, फिर ये +4 +3 +2 और लास्ट में क्या है +2 ठीक है। तो ये हो गए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया ऑक्सीडेशन स्टेट में कि कम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट सारे एलिमेंट्स की और टेंडेंसी टू शो द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, कहाँ तक के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो कर सकते हैं, कहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की कैपेबिलिटी क्या होंगी कम होंगी, ठीक है। अब देखो अब थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो भी डिस्कस कर लिया, उसके बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन रिस्पेक्टिव एलिमेंट वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो एक टॉपिक हमारे सामने आएगा एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, ठीक है, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो चलो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, ठीक है। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस का सिंपल मीनिंग एटॉमिक साइज, एटम की साइज। अभी देखो एटम की साइज कैलकुलेट करते वक्त हम क्या कंसिडर करते हैं, या फिर अगर आपको एटम की रेडियस कैलकुलेट करना है तो हम न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल में का लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस से लेकर लास्ट इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस बोलेंगे और उसी के ऊपर से हम क्या है एटम की साइज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब देखो एटॉमिक साइज के बारे में अगर हम देखें 3D सीरीज के एलिमेंट्स के, तो हमारे सामने जो चार्ट है वो चार्ट के हिसाब से कुछ इस तरीके से आपको देखने मिलेगा कि इनिशियली स्टार्टिंग फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम as the atomic number increases the size of atom is decreases, and after chromium in the middle part of the series
the size of element remains constant and end of the series the size of atom is increases slightly. ठीक है, जो वर्ड मैंने आपको अभी बोले वही वर्ड के ऊपर आपको हम सब क्या करेंगे अभी फोकस करने वाले हैं. जनरली पीरियोडिक टेबल में हम एक बात ऑलरेडी हमने 11th में भी और सीखी है और बहुत बार मैं ये वर्ड को रिपीट करता हूँ कि एटम की साइज के अंदर वेरिएशन अगर देखना है तो पीरियोडिक टेबल में हम साइज अगर कैलकुलेट करनी है एलिमेंट की तो हम जनरली क्या कैसे कंसिडर करते हैं, एक तो अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड साइज में वेरिएशन क्या आएंगे. अलोंग द ग्रुप यानी कि एक ग्रुप के अंदर के जो एलिमेंट्स है उसके अंदर टॉप टू बॉटम जाने पर ऊपर से नीचे जब हम आएंगे एक ही ग्रुप के अंदर तो शेल सराउंडेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस इंक्रीजेस देयरफॉर साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस. ठीक है, यानी कि एक ही ग्रुप में हम जब जाएंगे, पहला ग्रुप अगर देखेंगे हाइड्रोजन का तो उसमें हम हाइड्रोजन से लेकर नीचे जब आएंगे तो शेल सराउंडिंग टूवर्ड्स द न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर बढ़ेगा और उसकी वजह से न्यूक्लियस के सराउंडिंग में शेल्स जो है नंबर ऑफ शेल्स पहली शेल दूसरी तीसरी चौथी ये बढ़ने की वजह से एटम की साइज बढ़ती है. लेकिन हम जब अलोंग द पीरियड जाएंगे एक ही पीरियड हॉरिजॉन्टल जब हम मूव करेंगे यानी कि पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस द साइज ऑफ एलिमेंट इज डिक्रीजेस. एटॉमिक नंबर जैसे बढ़ेगा अलोंग द पीरियड जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा साइज क्या होंगी, कम होंगी. उसका रीज़न ये है कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में हमने भर के रखे और न्यूक्लियस ये दोनों के अंदर अट्रैक्शन बढ़ता चला जाता है और उसकी वजह से जनरली जो है एटम की साइज वो डिक्रीज़ होंगी. अभी इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, अभी देखो एक छोटा सा पिक्चर मैं आपको निकाल के बताता हूँ, उसके ऊपर से समझाने की मैं कोशिश करूँगा. आई होप आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. ठीक है, अभी देखो पूरे शेल्स ये न्यूक्लियस में कितने शेल्स है वो तो नहीं, हम एक रफ डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं. ये न्यूक्लियस है समझो डी ब्लॉक एलिमेंट का और ये क्या है 3D सबशेल है और हायर वाली 4s वाली है ना ये 4s सबशेल है. पहले यहाँ पर 4s सबशेल भर चुकी है. ठीक है, और अब धीरे धीरे जो है वो डी सबशेल भरता चला जाने वाला. ये 3D सबशेल है और ये क्या है 4s सबशेल. 4s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एज इट इज़ है और 3D सबशेल धीरे धीरे आप जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा. स्कैंडियम में ये 3D सबशेल में एक ही है. टिटेनियम की तरफ जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वेनेडियम की तरफ जाएंगे तो 3, क्रोमियम की तरफ जाएंगे तो 4. जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं. ठीक है, अब एटम की साइज या फिर एटॉमिक रेडियस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस से ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस बोलेंगे और इसके ऊपर से हम एटम की साइज कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो अब देखो स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ जाने पर साइज क्यों कम हो रही है कि देखो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस इंक्रीजेस. हमने ऑलरेडी 11th में पढ़ा है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 क्यों है, क्योंकि उसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है. फिर हाइड्रोजन हीलियम के अंदर जाएंगे एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा. इसका मतलब उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं 2 है. तो जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का अमाउंट बढ़ेगा. अब प्रोटॉन के ऊपर क्या है प्लस चार्ज, यानी कि जितने प्रोटॉन्स बढ़ेंगे उतना पॉजिटिव पार्ट क्या होगा इंक्रीज होगा. अब ये देखो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, डेफिनेटली वो क्या करेगा उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन फील करके रखे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है. अब ये न्यूक्लियस के अंदर के पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज में क्या आएगा अट्रैक्शन आएगा. ठीक है, अब ये न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितने प्रोटॉन ज़्यादा आएंगे उतना ज़्यादा वो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होगा बढ़ेगा और उसको हम इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं. उसको क्या करेंगे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उतने प्रोटॉन बढ़ेंगे उतना न्यूक्लियस के ऊपर का चार्ज बढ़ेगा उतना अट्रैक्शन क्या होगा
बढ़ेगा। तो स्कैंडियम के न्यूक्लियस के अंदर क्या है 21, एटॉमिक नंबर 21 है, तो 21 प्रोटॉन होंगे। आप टिटेनियम की तरफ जाएंगे तो कितने हो गए 22। तो 21 से 22 वाला क्या है इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपने तरफ खींचेगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हम अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं, स्कैंडियम टिटेनियम वैनेडियम हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं, स्कैंडियम टिटेनियम वैनेडियम। यहाँ पर एटॉमिक नंबर बढ़ने पर शेल्स नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते चले बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जितना जैसा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसा ये न्यूक्लियस के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और उतना टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे इंक्रीज होंगे, और उसकी वजह से ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो अपने तरफ ज़्यादा पावर में क्या करेगा खींचेंगे, और उसकी वजह से साइज क्या होंगी कम कम होते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन देखो अभी एक और अगेन एक चार्ज हमने 11th के अंदर डिस्कस किया था जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट किसको कहेंगे, अब देखो यहाँ पर तो इनिशियली क्रोमियम तक ये डी सबशेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम थे, इसकी वजह से ये न्यूक्लियस के ऊपर का जो चार्ज था ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या कर रहा था खींच रहा था। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पहले डोमिनेंट था, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इतने कैपेबल नहीं है कि वो ये न्यूक्लियस के फोर्स को ये उसके ऊपर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एप्लीकेबल ना होने दे, इतना ज़्यादा वो पावरफुल नहीं है। इसकी वजह से ये क्या करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्रोमियम तक खींचेंगे। लेकिन आगे क्या होगा, अब क्रोमियम से जब हम आगे बढ़ेंगे मैग्नीज आयरन कोबाल्ट तक, देखो जनरली कोबाल्ट तक के साइज जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट मिलेंगे, आप ना बढ़ रही है ना घट रही है। तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर एक तो डी सबशेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। अब ये देखो शील्डिंग इफेक्ट किसको बोलेंगे, ये डी सबशेल में जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ये वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे रिपेल करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज, और सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। एक तो ये दोनों के अंदर रिपल्शन है, और दूसरी बात यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से ये न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज बढ़ रहा है उसको ये वाले इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे, और इसका अट्रैक्टिव फोर्स को वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम करने नहीं देंगे, और इसी को हम क्या है शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट दोनों बराबर है, इसकी वजह से यहाँ पर आपको साइज के अंदर कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज कम होंगी, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से साइज बढ़ेंगे, लेकिन दोनों इफेक्ट बराबर होने की वजह से साइज में आपको क्या है यहाँ पर निकेल तक के कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आखिरी में एंड ऑफ द सीरीज जब हम जाएंगे कॉपर और जिंक की तरफ तो अगेन साइज बढ़ रही है। अब यहाँ पर साइज बढ़ने का रीज़न क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर फोकस करो। डी सबशेल में कितने जिंक के अलग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 10। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये आउटर मोस्ट शेल में के इस सबशेल में के जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिपेल करेंगे, क्योंकि उनका अमाउंट बढ़ गया ना। और दूसरी बात ये जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ये बढ़ा हुआ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को वो बैलेंस कर लेंगे, और ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम करने नहीं देंगे। और ये 10 इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिपेल करेंगे, और उसकी वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा ही न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, और साइज क्या हो जाएंगे थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली मैंने स्टार्टिंग में जो वर्ड यूज़ किया था कि एटॉमिक एंड आयोनिक साइज इन 3D series when we goes from scandium to chromium, as the atomic number increases size is decreases due to effective nuclear charge. When we goes from manganese to or in the middle of the series, ये starting में हुआ, in the middle of the series size remains constant because both the effect is cancelled to each other, and end of the series size slightly increases because shielding effect dominant on the इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो ये सिंपल एटॉमिक और आयोनिक रेडियस के बारे में हो गए। जितने पॉइंट्स जितने कंसेप्ट एटॉमिक और आयोनिक रेडियस डिस्कस करने के लिए लगने वाले थे वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो एटॉमिक साइज और आयोनिक साइज। एटॉमिक साइज म्हणजे एटम की साइज, आयोनिक साइज मतलब क्या है, आयोनिक एटम की क्या है साइज होंगी। अब देखो सिंपल न्यूट्रल एलिमेंट को अगर आपको आयन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल लो, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जनरली एटॉमिक साइज से हमेशा आयोनिक साइज क्या होंगी कम होंगी।
एक स्कैंडियम एलिमेंट है, स्कैंडियम की अगर हम साइज कैलकुलेट करेंगे तो ये आखिरी का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में का डिस्टेंस, एटॉमिक रेडियस निकालेंगे उस हिसाब से उसकी एटॉमिक साइज। लेकिन अगर स्कैंडियम ने उसके आउटर मोस्ट शेल में के दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो ये शेल ही वहाँ से क्या हुई, न्यूक्लियस से निकल जाएंगी और साइज इनडायरेक्टली क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो एक पॉइंट आयोनिक साइज में, आयोनिक साइज इज ऑलवेज स्मॉलर एज कंपेयर टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज से आयोनिक साइज हमेशा क्या होंगी, कम होंगी। और दूसरी बात, आयोनिक साइज ऑफ द 3D सीरीज एलिमेंट्स shows the same follow the same trend as the atomic साइज, यानी कि एटॉमिक साइज जो ट्रेंड फॉलो कर रहा है वही ट्रेंड आयोनिक साइज क्या करेगा, फॉलो करेगा। सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि एटम से आयन की साइज और ज़्यादा क्या होंगी, कम होंगी, ठीक है। और +2 से ज़्यादा +3 वाले आयन्स की साइज अगेन और थोड़ी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, क्योंकि इसमें अगेन 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए ना, और ज़्यादा क्या होगा, डिस्टेंस कम हो गया और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस वजह से आयन की साइज क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। बाकी तो वही आयोनिक साइज भी एटॉमिक साइज की ट्रेंड फॉलो करेंगी कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम होगा, मिडल ऑफ द पार्ट में क्या होगा, साइज रिमेन्स कांस्टेंट एंड एंड ऑफ द सीरीज साइज स्लाइटली इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये वाले लेक्चर में अभी तक के हमने क्या डिस्कस किया, एटॉमिक और आयोनिक रेडियस के बारे में, ठीक है। आगे और दूसरे कॉमन प्रॉपर्टी से वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।